तो इस लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि हमारे एमसी ने अपने दुश्मन की कितनी ज्यादा बुरी तरीके से बैंड बजा दी थी। तभी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, एक बंदा आता है और उससे कह लगता है कि तुम्हें उसके कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक से बात कर लेनी चाहिए। भले ही ये हमारी हमारी तियांजी क्लास का एक कुत्ता है, लेकिन तुमने उसे कुछ ज्यादा ही ह्यूमिलेट कर दिया है। तो ये ऐसा इसे ह्यूमिलेट करना जैसे कि तुम हमारी पूरी पूरी क्लास तियांजी को ह्यूमिलेट करने में लगे हुए हो। तुम सीधे हमारे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हो ऐसा लग रहा है। तुम एक फ्रेशमैन होने के बाद भी तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, जिसको देखकर उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो रोते रोते कह रहा होता है कि सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी शीशान उसकी तरफ देखता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई। अब तभी उसका चेला पीछे से चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में किससे बात कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा भी है कि नहीं है। ये पर्सन हमारे क्लास के प्रेसिडेंट है, तियांजी क्लास के। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह यंग मास्टर है प्रोमिनेंट लियू फैमिली के लियू शोंगजिंग। ये बात सुनने के बाद लियू सोंगजिंग उससे कहने लगता है कि भले ही जो तियांजी क्लास की जो प्रेस्टीज है उसे कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इस बंदे को तो सबक सिखाना पड़ेगा रे बेड़ू। और अपने सभी के सभी साथियों पर हमारे एमसी शीशान पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो सभी के सभी अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, वो भी एक साथ। शीशान इसे देखते ही उससे कहने लगता है कि ये सभी के सभी लोग कितने ज्यादा शेमलेस होने लगे हुए हैं। ये सभी के सभी लोग मिलकर एक ग्रुप में मुझ पर अकेले बंदे पर अटैक करने में लगे हुए, यहाँ तक कि ये वेपन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और तभी वो अपना डंबल निकालकर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा भी खुद का वेपन है। लेकिन वो कुछ अलग ही कांड करने के लिए बैठ जाता है। तो जिस बंदे को उसने अभी थोड़ी देर पहले पीटा था, उसकी टांग पकड़कर उसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर कर गोल गोल घुमाने लगता है। जो भी लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं वो उस बंदे को वेपन की तरह इस्तेमाल कर उन सभी को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसको खुद को तो पड़ी रही होती है उस बंदे को, लेकिन दूसरे बंदे को भाई ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए देखकर काफी मजा भी आता है। जिसको देखने के बाद सामने वाले दुश्मन काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब वाकई में लियाओ चैंग को ह्यूमन वेपन की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और शीशान को उसे इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि न जाने वो कोई स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हो और उसके दुश्मन भी पीछे हट जाते हैं। और तभी हमारा एमसी उस बंदे को उस लुओ साउजिंग के पास भेज देता है, लेकिन वो अपने दोनों हाथों से उसको अटैक को रोकने में कामयाब रहता है और एक ही झटके में लुओ चंग बहुत ज्यादा दूर जगह देने लगता है। ये देखने के बाद शीशान और भी ज्यादा रुक नहीं जाता और उससे काफी गुस्सा आ जाती है। तो वो उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुओ शाओजिंग उसके एक अटैक को अपने पंच से रोकने में कामयाब रहता है। जिसको देखकर शीशान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसने ब्लॉक कैसे कर लिया। तभी लियू शाओजिंग अपनी दो उंगलियों को ऊपर करता है और शॉकिंग स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है। तो उसके पैरों से एक छोटी सी स्वॉर्ड निकलती है जो कि हमारे एमसी शीशान के डायरेक्ट जाकर हेड पर लगती है, यानी कि माथे पर लगती है। जिसको देखने के बाद शीशान काफी शॉक होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही कोई भी वेपन इस्तेमाल नहीं करने में लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो टेक्निक है वही मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी है। ये बंदा पावरफुल मानना पड़ेगा। जिसको देखते हुए शीशान उस जगह से पीछे हट जाता है ताकि उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना सके। तभी साउदिंग उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। ये जो अटैक मैंने किया था तुम पर वो तुम्हारे सर को फाड़ने के लिए किया था, लेकिन तुम इसे डॉज करने में कामयाब रहे। जिसको देखकर शीशान उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्टेज है वो क्या है। तभी साउजिंग उससे कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन स्टेज नेसेंट सोल स्टेज है। और तभी वहां पर हमारा भड़वा सिस्टम हमारे एमसी के सामने आ जाता है और उसे एक टास्क देने लगता है और ऑप्शन देता है कि लगता है कि जो हमारा होस्ट है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम सरेंडर कर दो, जो आखिरकार अपनी लिमिट्स को जानता है वो सरेंडर करने में उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उससे फाइट बैक करो, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, ऐसा कुछ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है सिस्टम से, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी सोचने के बारे में जरूरत भी नहीं है। तभी सोंगजियान अपने ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड का टेक्निक का इस्तेमाल करता है हमारे एमसी को पकड़ने के लिए और वो शीशान को पकड़ने में कामयाब भी रहता है। तो हमारा एमसी शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसके इस हैंड टेक्निक से फ्री होना होगा वरना मेरी बैंड बच जाएगी। तभी सोंगजियांग अपनी उस हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर हमारे एमसी को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचने लगता है और रोटेट करने लगता है और उससे की सारी पावर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तभी शीशान जैसे ही उस सोंगजिंग के पास आता है तो वो एक बेकार से चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है कि ओ ले 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 मैंने तुझे ट्रिक कर दिया, अब क्या करेगा रे बच्चा। इसको देखने के बाद सोंगजिंग काफी ज्यादा डर जाता है और शीशान इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि सोंगजियान बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। और शीशान उससे कहने लगता है कि जबकि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हुए हो तो यहाँ तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं भी तुम्हारे साथ फाइट बैक करूंगा। लेकिन मार खाने के बाद भी सोंगजियांग वहां पर खड़ा होता है और हमारे एमसी शीशान से कहने लगता है कि अभी अभी जो पंच तुमने इस्तेमाल किया था वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इतनी पावर नहीं थी कि वो मुझे मारने में कामयाब रहे। इसको देखने के बाद शीशान काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या मैंने अभी भी क्लियरली इसके मुंह पर डायरेक्टली हिट किया था लेकिन इसे चोट क्यों नहीं लगी हुई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये भी एक फिजिकल प्रैक्टिशनर है मेरी ही तरह बिल्कुल।
ये बात सुनने के बाद ये बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में मानना पड़ेगा, तुम पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें दो चांस देना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने सबमिट कर दो और मेरे राइट हैंड मैन बन जाओ, और दूसरा ऑप्शन ये है, खैर तुम समझ सकते हो, मैं तुम्हें यहीं पर ऑन द स्पॉट मार देता हूँ। और जैसे ही वो बंदा ऑप्शन देता है तो हमारा सिस्टम भी उसे ऑप्शन दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमारे एमसी शीशान की काफी ज्यादा सटकी होती है, तो वो सिस्टम को कहता है चल हट, साइड में हट रहे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तूने मेरा वैसे दिमाग खराब कर रखा है। और भाई सिस्टम को साइड में कर देते हैं अपने हाथों से और कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जा। अब ये जो मैटर है वो मेरे दिल पर लग चुका है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तक मैं किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा हूँ जहाँ पर मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊं। ये बात सुनने के बाद जो सॉन्ग जियांग होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और शीशन उससे कहने लगता है कि अब जबकि मुझे अपनी फुल पावर दिखानी है तो मैं भी तो देखूं तू आखिरकार मेरे कितने ज्यादा पंचेस को झेल सकता है। और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ भी लगने में लगा हुआ है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी शीशान उस पर टूट पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। इसको देखकर सॉन्ग जियान काफी शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें किसी की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती हैं जो कि कह रहा होता है क्या मैं मर चुका हूँ। और जिस बंदे की आंखें खोलती हैं वो अपने सामने उसी बंदे को पाता है जिसकी अभी हमारे एमसी शीशान ने गंदी तरीके से मार लगाई थी। और ये कोई और नहीं है बल्कि मैं वही फैंग है जिसको हमारा एमसी बचाने के लिए आया था। और लुओ चोंग के इस तरीके से देखने के बाद फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते खड़े होते कहने लगता है कि यहाँ पर एक गोश्त है, यहाँ पर एक गोश्त है। तभी फैंग उसको देखकर कहने लगता है कि ये पर्सन तो लियाओ चेंग है भाई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आखिरकार इसकी हालत यहाँ पर किसने ऐसी कर दी। और ये इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी उसे किसी चीज का आवाज आने लगती, तो वो उसको देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, तो वो काफी देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो जुआंग सिंगशान है, क्या ये बंदा मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया था क्या। और जिस बंदे से शीशन इस वक्त फाइट करने में लगा हुआ है वह बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं लियू सॉन्गजिंग है। ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि मैं क्लास प्रेसिडेंट त्यांजी क्लास का, यहाँ तक कि ये भी बंदा इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुका है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, ये शीशान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो जियांग शीशान है वो शायद इस बंदे के द्वारा मार दिया जाएगा। और तभी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ महसूस करता है तो वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि हमारा एमसी शीशान फुल पावर के साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और काफी एक्साइटमेंट से भरते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम मेरी जो फुल स्ट्रेंथ के पंचेस है कितने ज्यादा पंचेस को झेल सकते हो। और कई सारे बैक टू बैक पंचेस उसको मारने लगता है, जिसको देखकर ये बंदा काफी शॉक होता है और सभी के सभी पंचेस को अपनी बॉडी से और हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के कारण पीछे का इलाका पूरे तरीके से टूट जाता है। तभी फैंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि क्या यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्योंकि जो लियू सॉन्गजिंग है वो ऑलरेडी नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच चुका है। माना इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो ये लगभग ऑलरेडी एल्डर के बराबर है, लेकिन ये सब मैं क्या देखने में लगा हुआ हूँ क्योंकि जो जुआंग शीशान है वो इस बंदे को सप्रेस करने में लगा हुआ है, वो भी अपने दम पर। आखिरकार ये बंदा कितना पावरफुल है। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद सॉन्ग जियान काफी तो चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और तभी अचानक से उसके पास जो जेट पेंडेंट होता है जिसके कारण वो बचने में लगा था वो उसके जेट पेंडेंट वहीं पर टूट जाता है, जिसको देखकर सॉन्ग जियान काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मेरा जो हेवनली रैंक प्रोटेक्टिव ट्रेजर है वो इस बंदे की फिस्ट के द्वारा टूट गया कैसे। तभी हमारा एमसी अभी भी उसको मारने में लगा हुआ होता है अपने पंचेस, और तभी एक पंच जोरदार से उस बंदे के सीधे पेट पर लगता है जिससे कि वो सॉन्ग जियान बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और आसपास का पूरा इलाका भी टूट जाता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है जैसे वे खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है जैसे नदी बह रही हो। और शीशान गुस्से में उससे कह रहा होता है लगता है कि मेरे जो अटैक्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे शीशान उसे मारने वाला होता है तभी अचानक से कुछ एक फॉर्मेशन खुलती है तो उनमें से कुछ चेन्स बाहर निकल आती है और वो शीशान की सभी मूवमेंट्स को पकड़ने में कामयाब रहते हैं। और शीशान को दोनों तरफ से उसके दोनों हाथों को बांध दिया जाता है मैजिकल चेन से, और वह पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं जो हमारे एल्डर स्लाइम है वो यहाँ पर आ चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। और उसे क्या लगता है कि जियांग शीशान तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि जो प्राइवेट डुअल्स है वो यहाँ पर नहीं हो सकते और इस तरीके से तुमने यहाँ पर हमारे सेट के कई सारे जो रूल्स है उन्हें तोड़ दिया है तो मैं इसकी सजा मिलेगी। जिसको देखकर शीशान उससे कहने लगता है कि लेकिन फाइट उन्होंने पहले सबसे स्टार्ट की थी। तभी एल्डर स्लाइम उससे कहने लगते हैं कि तुम कितने ज्यादा ब्रेजन हो चुके हो, तुम्हें भी पता है कि आखिर जो लियो सॉन्गजिंग है वह यहाँ पर कौन है, क्योंकि जो लियो फैमिली है वो रॉयल फैमिली की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है और पूरी की पूरी जो पूरी फैमिली है वो लॉयल है और रॉयल फैमिली के लिए। और ये कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है जिससे कि हमारा जो यूलियन मॉर्टल सेक्ट है वो अफोर्ड कर सके इन्हें अफोर्ड करने के लिए या फिर गुस्सा दिलाने के लिए। और बात करें तुम्हारे बारे में, तुम जैसे कंट्री बम्किन के बारे में, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात देखने के बाद जे हंसने लगता है लियू सॉन्गजिंग और उससे कहने लगता है हंसते हंसते जुआंग शीशान अब यहाँ पर लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी ऑफेंड करने के बाद अच्छा नहीं किया है और ये चीजें हैं फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। और जैसे ही बात आती है रॉयल फैमिली के बारे में तो हमारे एमसी कतई सटक जाती है
और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकता। अब तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी अपनी सारी की सारी पावर को रिलीज कर देता है, जिससे कि एल्डर स्लाइम की जितनी भी चेन्स होती है जिसने हमारे एमसी शीशान को बांध कर रखी होती है, वो सभी की सभी चेन्स वहां पर टूट जाती हैं। जिसको देखने के बाद ये एल्डर स्लाइम काफी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं यहाँ तक कि इसने मेरी टेक्निक को भी तोड़ दिया है जो कि इसे बांधने के लिए रखी रही थी। और तभी हमारा एमसी शीशान उस बंदे लुओ सॉन्ग यांग पर पीछे बहुत पावरफुल अटैक कर लेता है ताकि उसे मार सके, और वह पंच डायरेक्टली उसके चेहरे पर जाकर लगता है और उस बंदे की ऐसी की तेजी हो जाती है इसके चेहरे की, और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दूर जाकर एक पहाड़ में जाकर लगता है और वो पहाड़ भी उसके साथ टूट जाता है और वहीं पर धमाका होता है। जिसको देखने के बाद ये जो बात है वो इस वक्त एल्डर स्लाइम के ईगो पर लग चुकी है, ईगो पर, क्योंकि शीशान ने उस एल्डर की बात बिल्कुल भी नहीं मानी थी और जिससे कि एल्डर स्लाइम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होते चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऑर्डर्स को ना मानने की, तुम्हें पता भी है कि मैं एक एल्डर हूँ और तुम अपने एल्डर की बात नहीं मानने में लगे हो, तुम वाकई में डिसरेस्पेक्टेबल बंदे हो। और वह एल्डर हमारे एमसी शीशान को सबक सिखाने के लिए अपने माउंटेन शेकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी वहां पर बिल्कुल भी हिलता नहीं है और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन काफी शॉक हो जाता है क्योंकि एल्डर भी काफी पावरफुल है। और तभी ऊपर से कोई अटैक करता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी वहीं पर रुक जाओ, और बीच में आ जाता है दोनों के बीच में एक पावरफुल अटैक जो कि वहां पर काफी ज्यादा धमाका करता है। जब ये स्वॉर्ड हमारा एमसी शीशान देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि जो ब्राइट स्वॉर्ड की एनर्जी थी इसने पूरी की पूरी सभी जो पावर अटैक आ रहा था उसे पीछे कर दिया है और मुझे भी पीछे कर दिया है। क्या ये एक असली पावर हाउस है? वो इस तरीके से दिखता है क्या जो असली पावरफुल बंदा है वो? और जैसे ही एल्डर स्लाइम उस स्वॉर्ड को देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो क्रिम्सन डेस्टिनी स्वॉर्ड है। सेक्ट मास्टर आप यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? और तभी सभी के सभी ये यूलिंग पैलेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एल्डर स्लाइम उससे कह रहे होते हैं क्या आप कहना चाहते हो कि इसकी जो पनिशमेंट है वो इसके क्रेडिट्स को कम करने की पनिशमेंट है और 1 मंथ का कन्फाइनमेंट दिया जाएगा इसको? तभी सेक्ट लीडर उससे कह लगते हैं कि आफ्टर ऑल जो लियाओ चैंग और जो ल्यू सॉन्ग है वह उनकी गलती ज्यादा थी, उन लोगों ने फाइट पहले स्टार्ट की थी। लेकिन एल्डर स्लाइम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और वो क्या लगता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपने सीनियर्स को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टेड दिखाया और बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता उनका, यहाँ तक कि हमारे सेट के जितने भी रूल्स हैं वो उनको भी नहीं मानता। और मैंने जब इसे ऑर्डर दिए थे तो उस ऑर्डर को भी इस बंदे ने नहीं माना, तो आखिरकार जो सेक्ट मास्टर है वो रिपीटेडली इस बंदे का फेवर क्यों दिखा रहे हैं, इसे क्यों बचाना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जो एल्डर प्लम होते हैं वो बीच में बोलते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम ओल्ड मैन, तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई जो तुम इस तरीके से बात करने में लगे हुए हो, तुम तो एक एल्डर होने के बाद भी एक स्टूडेंट को सही से संभाल नहीं पाए। क्या ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो काफी समय से तुमने अच्छी तरीके से उसे प्रैक्टिस नहीं किया है और वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो तुम? ये बात सुनने के बाद एल्डर स्लाइम को काफी गुस्सा आ जाती है तो वो एल्डर प्लम पर चलाते उससे कहने लगते कि तुम कमीने फैटी कहीं के, तुम्हें इस तरीके से मुझे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद एल्डर प्लम उससे कहने लगते हैं अरे घंटा किसी से फाइट करने से तुमसे डर लगता है, आजा औकात है तो मैदान में। तभी जो उन दोनों की जो फाइट हो रही होती है सेक्ट मास्टर उसे रोकते हैं और उससे कहने लगती है कि तुम दोनों के दोनों इस तरीके से बिहेव मत करो, तुम अपने आप को संभालो सबसे पहले। तभी एल्डर स्लाइम उस दूसरे बंदे से कहने लगते शांत होने के बाद, खैर वो सब छोड़ो, मैं जो पनिशमेंट तुमने दिया है इस बंदे को मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, अगर तुम्हें इस मैटर को रिजॉल्व करना है जब तो सिर्फ एक ही तरीका है। ये बात सुनने के बाद एल्डर प्लम उससे पूछने लगते कि तुम किस तरीके की बात कर रहे हो? तभी एल्डर स्लाइम उससे कहने लगता है कि जब तक जो जुआंग शीशान है मैं मेरी 2 स्ट्राइक्स को खुद अपनी दम पर ना झेल ले तब तक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला और इसे ये सब बिना प्रोटेक्टिव ट्रेजर के करना होगा। ये बात सुनने के बाद एल्डर प्लम काफी शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम शेमलेस ओल्ड मैन कहीं के, आखिरकार तुम इस तरीके से अशेम्ड के अपने आप पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है तुझे? है इतना बड़ा हो चुका है फिर भी बच्चों को परेशान करता है, शर्म नहीं आती? और तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग होंगे पूरे के पूरे हमारे इस यूलियन इमॉर्टल सेक्ट में जो कि तुम्हारी 2 पावरफुल अटैक्स को झेल सके? और खासकर स्पेशली जुआंग शीशान के बारे में बात करो जो कि काफी नंबर का जीनियस है जो कि अभी अभी तो ग्रो होना चालू किया है, और आखिरकार क्या होगा अगर इसकी फाउंडेशन को तुमने अच्छी तरीके से डैमेज कर दिया तो इसका भविष्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और वही नहीं बल्कि मैं हमारे सेट का भी। ये बात सुनने के बाद शीशान काफी सरप्राइज होता है। तभी एल्डर प्लम फिर से कहते हैं कि तुम इस बात से बिल्कुल भी एग्री मत होना शीशान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ, ये बंदा तुमसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी शीशान बीच में बोलता है और उससे कहने लगता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे बचाने में लगी हुए हो, लेकिन लगता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है क्योंकि जो भड़वा सिस्टम है वो हमारे एमसी के सामने आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें सिस्टम की तरफ से बहुत ज्यादा कंपल्सरी टास्क दिया जाता है, तुम्हें एल्डर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। अब शीशन के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो उस एल्डर की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर यही चीज इस मैटर को सॉल्व कर सकती है तो मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ एल्डर स्लाइम।
ये बात सुनने के बाद एल्डर प्लम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते उससे क्या लगते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जो ओल्ड गीजर है वो ऑलरेडी मिड स्टेज पर पहुंच चुका है, नेसेंट सोल स्टेज के। भले ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लुओ सॉन्गजिंग के मुकाबले में बस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है और इसकी जो स्ट्रेंथ है दोनों के बीच में कितना कितना ज्यादा पावर का गैप है। लेकिन भले ही उसकी लियो सॉन्गजिंग और तुम्हारे जो एल्डर है ऐसा भले ही थोड़ा सा दिख रहा हो बोलने के लिए, लेकिन जो पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है फर्क इनमें। यहाँ तक कि जो सेक लीडर होती हैं वो भी मान जाती हैं और उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, अगर जुआंग शीशान इसे ट्राई करना चाहता है तो उसे ट्राई करने दो। और जैसे ये बात होती है तो ये खबर पूरी की पूरी सेक्ट में फैल जाती है और एक बंदा सभी को चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जो जुआंग शीशान है वो यहाँ पर हमारे जो एल्डर है स्लाइम एल्डर उनको फेस करने वाला है, वो फेस टू फेस। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर मजा आने वाला है, एक बढ़िया शो होने वाला है। इसने वाकई में उस एल्डर को गुस्सा दिला दिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है उस स्टेज पर जहाँ पर एल्डर स्लाइम उसके सामने खड़े होते हैं उसे चैलेंज करने के लिए। और शीशान इसको देखकर काफी सरप्राइज होती है, उससे कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने देर लोग क्या करने में लगे हुए हैं, मुझे देखने के लिए क्यों आए हैं। तभी एल्डर स्लाइम उससे कहने लगते कि तुम इधर उधर देखना बंद करो, मैं अपनी पावर की परफॉर्मेंस को चालू करने वाला हूँ, अब तुम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी एल्डर स्लाइम अपनी माउंटेन कुकिंग सील टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखकर एल्डर प्लम को काफी गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगते कि शर्मिंदगी से भरे हुए बंदे, शेमलेस कहीं के, तुम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से ही अपने हायर लेवल के स्पिरिचुअल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, जो कि माउंटेन कुकिंग पाम है, माउंटेन कुकिंग सील। तभी एक बहुत बड़ा माउंटेन हमारे एमसी शीशान के छत पर आ जाता है, यानी कि इसके ऊपर वाले माले पर आसमान में, जिसको देखकर शीशान काफी सरप्राइज होता है क्योंकि इतना बड़ा माउंटेन अब हमारे एमसी शीशान पर गिरने वाला। और जैसे ही इतना बड़ा माउंटेन हमारे एमसी शीशान पर गिरता है तो वो अपने दोनों हाथों से उसको रोकने में कामयाब रहता है, जिससे कि नीचे की पूरी जमीन और पूरी स्टेज वहां पर टूट जाती है और वो अपने दोनों हाथों से उसे रोक लेता है और जमीन पर गिरने भी नहीं देता। जिसको देखने के बाद जब एल्डर स्लाइम देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगते क्या क्या ये बंदा वाकई में इसे झेलने में कामयाब रहा। और एल्डर स्लाइम की पावर देखने के बाद हमारा एमसी भी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि भले ही इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी देखने में हो, लेकिन जो मिडिल स्टेज का नेसेंट सोल स्टेज है, वो जो इंस्ट्रक्टर लैंग ने जो लिए थे मेरे स्ट्रेट टेस्ट को, प्रेशर टेस्ट को, इसके मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी इतनी सी जो टेस्ट है, इतनी सी स्ट्रेंथ है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर यही बात है तो मैं वाकई में कंटिन्यूअसली और तो स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ प्रैक्टिस करते करते। और वो अपनी फुल पावर से उसको माउंटेन को पूरी तरीके से उठाने के बाद दूसरी डायरेक्शन में फेंक देता। जिस डायरेक्शन में वो फेंकता है वो पहाड़ पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है, जिसको देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं वह सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एल्डर स्लाइम की तो मुंह फटा फटा रह जाता है और हमारे सेक्ट लीडर हैं वो भी शॉक होते हैं और जितने भी स्टूडेंट को देखने के बाद उनके तो पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं। तभी एल्डर स्लाइम इतने शॉक होते हैं और वो शॉक के मारे कहने लगते हैं कि मेरे जो अटैक है वो इस बंदे के द्वारा दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया गया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं वाकई में इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था कि ये स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, लेकिन आखिर कैसे कैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के पावर इस्तेमाल कर इसने मेरे अटैक को दूर फेंक दिया। जिसको बात को जैसे ये कहता है एल्डर स्लाइम तो हमारा एमसी शीशा ने भी इसको सुनने के बाद काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है क्या लगता है कि शिट, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। और तभी इस बात को टालने के लिए वो एल्डर स्लाइम से कहने लगता है कि इस बारे में दरअसल तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं एक फिजिकल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ। और मन में सोचते हुए कह रहा होता है भीख मांगते कि प्लीज प्लीज सस्पिशियस मत होना, मुझ पर डाउट मत करना। ये बात सुनने के बाद एल्डर स्लाइम उससे कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी जो फिजिकल कल्टीवेशन करते होगे लेकिन इसे करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला और तुम मेरे अटैक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, लेकिन कैसे? तभी शीशान उससे क्या लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक कल्टीवेटर की इतनी ज्यादा होच होने के बाद उनका जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। और वो कहते कहते काफी ज्यादा शर्मिंदगी से भी भर रहा होता है हमारा एमसी शीशान और उसे ये भी कहने लगता है कि शायद तुम्हारा जो स्टेमिना है ज्यादा कम होने के कारण तुम्हारी जो वीकनेसेस है वो आ चुकी है और तुम्हारी विटिलिटी भी कम हो चुकी है और तुम्हारा जो फोर्स है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, इनसफिशिएंट है मेरे लिए। और इतना सब कहने के बाद एल्डर स्लाइम की नीचे से आग लग जाती है, आग, और वो आग बोला होते हुए चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि नॉनसेंस करना बंद करो, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बारे में इस तरीके से बात करने की, अब तुम देखो कि आखिरकार मैं तुम्हें किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तभी ये एल्डर स्लाइम अपनी हेवन लेवल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, ब्रह्मा माउंटेन कुकिंग सील को। और ऐसा करने के बाद पहले के मुकाबले में वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एनर्जी के बन जाता है जो कि पहले से काफी गुना बड़ा होता है। जिसको देखने के बाद एल्डर प्लम को गुस्सा आते हुए पीछे से चिल्लाते हैं कि तुम बासठ कहीं के, क्या तुम पूरे के पूरे जुआंग शीशान को पूरी तरीके से मिटाना चाहते हो और उसे मारना चाहते हो क्या? सेक्ट मास्टर, अब मैं इस मैटर को बिल्कुल भी ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मैं यहाँ पर जल्द से जल्द एक्शन लेने वाला हूँ और इस एल्डर स्लाइम को रोकने वाला हूँ। जी देखते हुए सेक्ट लीडर उसे रोक देती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हमें बस ये देखना है कि आखिरकार जो जुआंग शीशान है वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करता है। जिसको देखने के बाद शीशान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है
और फाइनली वहां पर जो फाइनल मूवमेंट है काफी ताबड़तोड़ वाली वो स्टार्ट होती है और वो बड़ा सा माउंट हमारे एमसी शीशन पर जाकर गिर जाता है, लेकिन हमारा एमसी उसे भी अपने दोनों हाथों से पकड़ने में कामयाब रहता है और नीचे का इलाका पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो माउंटेन इतना बड़ा होता है कि वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी स्टेज को कवर कर लेता है और सभी के सभी लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और जब एल्डर प्लम इसको देखता है तो वो भी काफी शौक में चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि ये बंदा वाकई में इस एल्डर की टेक्निक को और सीधा पावरफुल अटैक को झेलने में कामयाब रहा। और तभी हमारा एम्प्टी शीशान सामने देखकर हंसने लगता है कि वो उस टेक्निक को रोकने में कामयाब रहा, जिसको देखकर एल्डर प्लम भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और घबराहट कर उनके पूरे के पूरे पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि नहीं नहीं, आखिरकार मैं ये सब भले ही कर लूंगा, लेकिन ये सब करने का मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि जो एल्डर है वो मुझे पनिशमेंट देना चाहते थे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भागने का या फिर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखना होगा। अगर मैंने इनके दोनों के दोनों अटैक को झेल लिया और पूरे के पूरे सेट को अगर इस बारे में पता चल गया तो इनकी जो इज्जत है, इनकी जो प्रेस्टीज है, वो इस पूरे के पूरे लोगों के सामने, सभी के सभी स्टूडेंट के सामने पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और खराब हो जाएगी। और भले ही मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो श्योरली मैं पक्का कह सकता हूँ कि एल्डर स्लाइम के द्वारा मुझे फ्यूचर में टारगेट किया जाएगा, जो कि मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित और ठीक नहीं है। और अपने एल्डर की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा और मुझे हारना होगा। और तो सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्ट्रेंथ मैं इस समय डिस्प्ले करने में लगा हुआ हूँ, इसके कारण मेरे ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट होने में लगी हुई है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और अपने आप को कमजोर दिखाऊं दूसरों के सामने। तभी अचानक से वो अपने पैरों को जानबूझकर मोड़ देता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि इसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है उसे उठाने में, और कह रहा होता है कि मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। जिसको देखकर एल्डर स्लाइम कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। और तभी हमारा एमसी उस पहाड़ के साथ ही नीचे गिरने लगता है और वो पहाड़ हमारे एमसी शीशान पर जाकर गिर जाता है और वो इलाका पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये चीज को एल्डर प्लम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और वो काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम बाशट कहीं के, तुम अभी के अभी अपने उस अटैक को रोक दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या करने में लगी हुई हो? तुमने उस बंदे को मार दिया है क्या? लेकिन इस बात को हमारे जो एल्डर स्लाइम है वो समझ जाते हैं और वो तुरंत अपने अटैक को रोक लेते हैं, जिससे कि वो पहाड़ वहां से गायब होने लगता है। और जो जगह पूरी तरीके से तबाह हुई होती है वहां पर वो एल्डर और सेक्रेटरी देखने लगते हैं कि वो जिंदा, अभी बच्चा जिंदा भी है या फिर नहीं है। इसको देखने के बाद एल्डर प्लम उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी शीशान है वो वहीं पर जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसे एक खरोंच तक नहीं होती, लेकिन वो एक्टिंग मोड तो जारी रखता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, जो आपने मुझ पर दया दिखाई, वरना शायद मैं अपनी जिंदगी खो चुका होता। इसको देखने के बाद एल्डर स्लाइम मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बंदे की बॉडी पर एक तुच्छ सी, एक छोटी सी भी इंजरी मौजूद नहीं है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर तो इसने मेरे सभी के सभी अटैक को, जो सेकंड वाला अटैक था ना, मेरी जो पाम टेक्निक थी हाई लेवल की, उसे रोकने में कामयाब रहा था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये जमीन पर जानबूझ के गिरा हो? और शायद ये ऐसा भी करना पॉसिबल हो सकता है कि ये मुझे सभी के सभी स्टूडेंट के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए जानबूझ के जमीन पर गिर गया हो ताकि वो मेरी इज्जत बचा सके। ये बात जानने के बाद एल्डर सलाम उससे कहने लगता है कि तुमने अपनी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन कर रखा है और तुम्हारी बॉडी पर बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई है। जब ये बात हमारे एमसी शीशन को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है, शिट, लगता है कि एल्डर को पता चल चुका है कि मैं मजाक कर रहा था इनके साथ, आई मीन एक्टिंग कर रहा था। तभी एल्डर प्लम सामने आते हैं और वो अनाउंस करने लगते हैं, खैर यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं बचा हुआ है, जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो काफी ज्यादा बड़ी है और जो जुआंग शीशान की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे इनर साइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक ही नहीं है बल्कि मैं काफी ज्यादा स्पेशल भी है। और आपने इस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को इस तरीके से टेम्पर कर लिया है टेम्परिंग स्टेज तक। भले ही ये बंदा भी बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर है, लेकिन इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसकी पावर के बारे में बात करें तो वो कम से कम गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर तो है। तभी सेक्रेटरी बीच में बोलती है और उससे कहने लगते कि हमारा जो पूरा का पूरा सेंजुओ कंटिनेंट है, इन्हें 5 कंटिनेंट में बांटा गया है और हर एक कंटिनेंट की इसकी खुद की स्ट्रेंथ होती है। और बात करें सेंट्रल कंटिनेंट के बारे में, वहां पर कई सारी ऐसी फोर्सेस है जिन्हें 3 रैंक में डिवाइड किया गया है, 4 सेक्ट्स में और 3 फैक्शंस में और 36 गेट्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि में यहाँ पर रॉयल फैमिली भी मौजूद है जो कि इस पावर के पेनिकल पर, मतलब टॉप पर है। हमारा जो सेक्ट है वो समय के साथ साथ डिक्लाइन होने में लगा हुआ है और हम लोग अपनी पोजीशन खोते जा रहे हैं 36 सेक्ट होने के बावजूद भी। अब की यहाँ पर हमारे इस सेक्ट में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आ चुका है और एक के बाद एक टैलेंटेड बंदे आने में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा ब्लेसिंग वाली बात है जो कि हेवन से हमें मिली है। इससे ये साबित होता है कि हमारा जो यूलियन इमॉर्टल सेक्ट है वो फ्यूचर में वापस से ग्रो होने वाला है, ये हमें इसके साइन मिलने में लगी हुई है। तभी एल्डर स्लाइम उसकी तरफ झुकता है और उससे माफी मांगता है। तभी सेक्रेटरी एल्डर स्लाइम से कहने लगती है कि जो जुआंग शीशान है वो ऑलरेडी तुम्हारे 2 अटैक से उसने झेल लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अभी भी तुम उसे पनिशमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तभी एल्डर स्लाइम अपना हाथ जोड़कर उससे कहने लगते हैं, बाव करते हुए, कि नहीं सेक्ट मास्टर, मेरा जो करना था मैंने कर लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तभी कहीं दूर हमें किसी माउंटेन के पहाड़ दिखाया जाता है
जहाँ पर हमारा एमसी शीशान अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है और इस वक्त कंफाइनमेंट के अंदर है। इसको देखते हुए बोलने लगता है कि मेरे पूरे के पूरे जितने भी क्रेडिट पॉइंट्स है, जितने भी मैंने आगे अभी तक हिट किए थे, वो सभी के सभी रीसेट हो चुके हैं, जिससे कि मुझे सब कुछ फिर से दोबारा से स्टार्ट करना होगा। और तभी यहाँ पर हमारा भड़वा सिस्टम आता है, हमारे एमसी को एक रिमाइंडर देने लगता है कि तुम्हारी जो मूवमेंट प्रोफिशिएंसी है वो ऑलरेडी 90% तक पहुंच चुकी है। इसको देखने के बाद शीशन काफी सरप्राइज से खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी तो अच्छी बात है, और सिर्फ अब मुझे यहाँ पर 3 कंडीशन को मैच करना है और मेरा जो सिस्टम है वो फिर से मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में भी जा सकता हूँ, एडवांस स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर। और तभी उस जंगल के बीच में हमें एक चमकती हुई लाइट दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है। इसको देखकर शीशन कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर अचानक से गोल्डन लाइट क्यों आने में लगी है, वो भी ऐसी जगह पर। चलो देखते हैं कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या रखा है, और फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वह अपने आप एक अजीब सी जगह पर पाता है। इसको देखने के बाद शीशन बहुत तरीके से शॉक होता है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे जंगल के बीच में एक छोटा सा घर दिखाई देता है। इसको देखकर वो क्या लगता है कि आखिरकार एक घर इस सुनसान गली में और परेशान मोहल्ले में कर क्या रहा है, मतलब इस जंगल में क्या कर रहा है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो लाइट अभी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दी थी गोल्डन कलर की, वो इस घर से ही निकली थी? क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कहीं ये जो घर है वो किसी पावरफुल हर्मिट का तो नहीं है, जैसे कि वो एल्डर यहाँ पर कल्टीवेट करने में लगे हुए थे उस पीक पर जहाँ पर मेरी पहली कंफाइनमेंट हुई थी। खैर, मुझे इस मैटर के बारे में भूल जाना चाहिए। मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाऊं और मैं अपनी तरफ जितनी ज्यादा कम हो सके उतनी ज्यादा अट्रैक्ट करूं परेशानियों को। और जैसे हमारा एमसी शीशान यहाँ से जाने लगता है तभी पीछे से हमें एक बंदे को उस घर से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुम यहाँ से गुजरने में लगे हुए हो तो आखिरकार तुम अंदर आकर थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेते। ये बात जानने के बाद शीशान काफी सरप्राइज हो जाता है और ये बंदा उससे हमारे एमसी से कहने लगता है कि आखिरकार जो हमारी जो मीटिंग है वो किस्मत के द्वारा बनाई गई है। दूसरा मन में सोचते हुए कहने लगता है किस्मत, अजी घंटा किस्मत, अभी अभी मैंने इस गोल्डन लाइट को निकालने के लिए काफी समय से जो स्पेशल पावर इकट्ठी करके रखी हुई थी वो सारी की सारी पावर एक साथ रिलीज की थी। आखिरकार तुम इसे नोटिस करते तो करते क्यों नहीं, और ये आखिरकार मेरी गलती नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस लाइट को ही एमिट कर सकता हूँ इस समय पर अपनी स्पेशल पावर से, और यही जो लाइट है इसी कारण तुम्हारी जो अटेंशन है वो इस तरफ है, मेरी डायरेक्शन की तरफ। दूसरी तरफ हमारा एमसी जब उस बंदे को देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी यहाँ पर एक ग्रांड एल्डर और यूनियन मोटर सेट के जो भी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा ऐसा कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और मन में सोचते हुए कहता है कि तुम मुझे अपने लोअर रियलमी के आंट्स की तरह चुटियों के लोगों से कंपेयर करना बंद करो। मैं एक इमॉर्टल हूँ जो कि अपर रियलमी से यहाँ पर आया हुआ है, और मैं एक ऐसी एग्जिस्टेंस हूँ जो कि तुम जैसे ऑर्डिनरी लोगों की रीच से बहुत ज्यादा दूर है। मैं इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जो इमॉर्टल्स हैं वो अपर रियलमी में फाइट करने में लगे हुए हैं, और वो इतना फाइट करते हैं जैसे कि वो मरने के लिए भी तैयार है फाइट करने के लिए, और मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मूनलाइट में और लोअर रियलमी में छुपने के लिए आ जाऊं ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, और मैं इस पूरी की पूरी रियलमी में एक हिडन बॉस की तरह। और कभी कभी तो मैं यहाँ पर फिश भी फ्राई करता हूँ और एंजॉय भी करने लगता हूँ अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से। और जब मैं ऐसा करने में लगा हुआ था रिसेंटली मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को, और इसलिए मैंने तुम्हारी जो सुपीरियरिटी की तुम्हारी जो सेंस है उसका मैंने इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर खींच सकूं, अट्रैक्ट कर सकूं, ताकि तुम मेरी जो 1000 ईयर की हार्श ट्रेनिंग है तुम इसे हैंडल कर सकते हो, झेल सकते हो। और तभी ये इमॉर्टल हमारे एमसी से कहने लगता है कि ये इमॉर्टल नहीं, मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरा नाम ली नियान फैन है, और मैं एक ऐसा हर्मिट हूँ जो कि इस जगह पर रहने में लगा हुआ है, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने जानबूझकर इस टूटे फूटे घर को खरीदा था, और जो इमॉर्टल जाने के अपने बारे में बात करता है वो इस पूरे के पूरे एरिया का एक बॉस, और मेरा जो इमॉर्टल का टाइटल है वो बस ऐसे ही नहीं है। अब तो शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा लोकी बंदा हूँ। लेकिन हमारा एमसी इस बंदे की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारता है और वो तुरंत उसके घर के अंदर जाते उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे इतनी इनवाइट करने में लगे हुए हो तो मुझे तुम्हारा गेस्ट बनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे घर में क्या क्या मौजूद है, जिससे कि इस बंदे को बहुत ज्यादा शौक लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुमने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया मुझे, ये तो काफी सरप्राइजिंग वाली बात है यार बिडू। तभी शीशान बिना किसी परेशानी के अंदर जाने के अंदर देखने के बाद उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा क्योंकि जो यूनियन माउंटेन वाकई में बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ तक कि इस माउंटेन पर इमोटल्स भी रहने में लगे हुए हैं, जिसको देखने के बाद ये इमोटल कदे चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और मन में सोचते हुए काफी खुश होते लगता है कि फाइनली तुमने मुझे सक्सेसफुली नोटिस कर ही लिया है, क्योंकि मैं ही अकेला इस जगह पर अकेला ऐसा बंदा हूँ जो कि इन जैसे वर्ड को यहाँ पर लिख सकता है, क्योंकि इन वर्ड्स में 10,000 रिदम्स मौजूद है। तुम तो शायद इन शब्द को देखने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स कर दोगे। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद उसे मेडल को गुस्सा आ जाती है, तो वो उससे कहने लगता है कि तुम तो जो पॉइंट है मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता था वो तो तुम पूरी तरीके से मिस कर चुके हो। ऐसा मन में सोचते हुए कह रहा है चिल्लाते हुए, अपना जो असली रंग है वो हमारे एमसी को तो नहीं दिखा सकता ना ये बंदा। और जैसे ही हमारा एमसी शीशान उसके आगे अंदर आता है तो वो अंदर देखने के बाद काफी शौक होता है
क्योंकि इस घर में काफी ज्यादा प्लांट्स उसने लगाए रखे हुए होते हैं, काफी ज्यादा फूल लगे हुए होते हैं, मतलब फ्लावर्स। इसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और तभी वो इमोर्टल इसको देखते हुए, इसकी रिएक्शन को देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई में काफी ज्यादा डेंस है, लेकिन फाइनली इस बंदे ने मेरे इस चीज को नोटिस कर ही लिया है। क्योंकि जहाँ पर जितने भी प्लांट्स मौजूद है वो हाई क्वालिटी के स्पिट हर्ब्स है। यहाँ तक कि एक छोटा सा जहाँ पर कचड़ा भी है ना, कचड़ा मेरे इस यार्ड का, वो अगर इसका इस्तेमाल करेगा ना तो इसकी कल्टीवेशन को वो कई सारे लेवल्स तक बढ़ा सकता है और सिर्फ इसको सूंघने भर से भी इसकी स्पेशल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन शीशान का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है और वो उससे क्या लगता है कि तुमने इस पूरे के पूरे कोर्टयार्ड को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है, तुम्हारा जो टेस्ट है मानना पड़ेगा पूरी तरीके से यूनिक है मिस्टर न्यानफेन, वाकई में बहुत ज्यादा एलिगेंट है, मानना पड़ेगा भाई, ऑल द बेस्ट भाई तुम्हें। ये बात सुनने के बाद उसका पूरा का पूरा रिएक्शन काफी शौक वाला होता है। तभी वहां पर हमें एक कुत्ते को आते हुए दिखाया जाता है, डॉगी को, जिसको देखने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है। इसको देखकर तो ऐसा लगने में लगा हुआ होता है जैसे कि ये डॉग काफी तो बड़ा मॉन्स्टर हो। इसको शीशान देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और इमोर्टल मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो एबा है वो एक मेरा सेलेस्टियल माउंट है और इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक इमोर्टल की असली पावर क्या होती है। तुम इस जैसे बीस्ट को कभी भी सबड्यू नहीं कर पाओगे। लेकिन अगले ही पल जैसे वो अपनी आंख खोलकर देखता तो पता चलता है कि हमारे एमसी शीशान ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हाथों से इस बीस्ट को इस डॉगी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो भाई साहब उल्टा होकर उसके सामने भाई खेलने में लगा हुआ है। इसको देखने के बाद वो और भी शौक हो जाता है। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि ये जो डॉग है वो बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं है। अभी अभी जब मैंने इसे देखा था पहली बार के लिए तो वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसकी जो अपीयरेंस है वो काफी डरावनी है, लेकिन एक्चुअली में ये डॉग काफी ज्यादा जेंटल है और काफी अच्छा भी है। ये बात सुनने के बाद वो इमोर्टल काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन मन में सोचते हुए क्या लगता है कि भाई इसकी कुछ तो इज्जत कर भाई, इसकी वैल्यू पता कौन है, एक सेलेस्टियल क्रीचर है भाई, ये कोई इज्जत ही नहीं है रे बेड़ो इसकी। और अगले ही पल हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशान बैठकर चाय वाय पीकर आराम से नाश्ता तो नहीं, चाय वाय पीने में आराम से बातें करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर परेशान करने में लगा हुआ हूँ। यहाँ तक कि स्पेशली तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और स्पेशली तुमने मेरे लिए यहाँ पर चाय भी बनाई है, तब आई मीन टी भी बनाई है। ये देखते हुए वो इमोर्टल उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि जो स्पेशलिटी है वो मेरे होम टाउन की स्पेशलिटी है। इसको देखने के बाद इमोर्टल मन में सोचते हुए काफी बुरी तरीके से हंसी मारता है और हंसते हुए कह रहा होता है सोचते सोचते कि जो मेरी एनलाइटमेंट टी है जिसे तुम पीने वाले हो, इसे हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे के लिए जान लेने के लिए भी तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा अनअवेयर हो इससे, मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे तुम इसे ड्रिंक करोगे तो तुम जरूर रिएक्ट करोगे। तभी शीशान उस टी को जैसे ही पीता तभी वो हंसते हुए मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि इस टी का जो फ्लेवर है वो वाकई में बहुत डिफरेंट है। इस बात को सुनने के बाद ये इमोर्टल काफी सरप्राइज होता है और काफी खुश भी होता है मन में सोचते हुए और कहने लगता है कि फाइनली इस बंदे ने रिएक्शन तो दिखाया। और तुरंत हमारे एमसी से पूछने लगता है कि और बताओ और क्या है इसमें अंदर, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पेशल जैसा महसूस होने में लगा हुआ है। लेकिन हमारा शीशान उससे कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो वो उससे कहने लगता है कि हाँ ये काफी ज्यादा डिलीशियस भी है, आई मीन काफी ज्यादा टेस्टी भी है, काफी स्वादिष्ट भी। ये बात सुनने के बाद ये बंदा इतना ज्यादा शॉक होता है कि इसके मुंह से खून निकल पड़ता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मानना पड़ेगा ये बंदा पूरी तरीके से एबनॉर्मल है। ये बंदा नॉर्मल है ही नहीं। लॉजिकली स्पीकिंग, लॉजिकली बात करें तो इस बंदे को तो अभी मेरे सामने अपने घुटने टेक कर मुझसे कहना चाहिए कि मास्टर प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना देना चाहिए और मुझे अपने मास्टर के तौर पर वर्शिप कर लेता, लेकिन ये बंदा पूरी तरीके से एबनॉर्मल है भाई। तब ये इमोर्टल लिन न्यानफेंग इसको चारों तरफ से घूर घूर कर देखने लगता है और जांच करने लगता है कि आखिरकार इस बंदे में ऐसा क्या अलग है। और इसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में स्पेशल एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता, ना ही इसका इस्तेमाल कर सकता। क्या हमारी रियल मी में इतना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है कि मैं इसकी जो एनर्जी है उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी जो सेलेस्टियल एनर्जी है, मेरी पूरी सेलेस्टियल एनर्जी ने इसकी पूरी बॉडी को अपनी एनर्जी से कवर कर दिया है, जिससे कि मैं इसकी एनर्जी का पता भी नहीं पड़ पा रहा क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर है। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि आखिरकार इस बंदे की जो कल्टिवेशन लेवल है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है और इसलिए मेरे जितने भी ट्रेजर्स हैं इन्हें इस बंदे से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि जो कहावत है एक जो कही जाती है कि जो बिल्ड बोर्स होते हैं उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि आखिरकार अच्छा खाना क्या होता है। तभी इस बंदे के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे समय देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मील का समय हो चुका है, खाने का समय हो चुका है, तो आखिरकार तुम मेरे यहाँ खाना खाकर क्यों नहीं जाते। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि अब जबकि तुम इतना ज्यादा पोलाइट होने में लगे हुए हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करने वाला, मैं जरूर खा के जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ये इमोर्टल काफी ज्यादा मुस्कुराता और काफी ज्यादा खुशी के साथ वहां पर खाना बनाने की तैयारी करता है और अपना हॉटपॉट मीट उसे दिखाने लगता है और कहने लगता है कि तुम इसे खाओ। और उस मीट को दिखाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मीट है वो जिसे मैं देने में लगा हुआ वो 5th ग्रेड के डेमोनिक क्रीचर का है और इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी पजेस करता है ये मीट, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट भी है। ये एनर्जी इतनी निकलने में लगी हुई है, अगर कोई लोअर बंदा डाइटरी ट्रांसफॉर्मेशन का छोटा सा बंदा अगर इस मीट को खाता है तो वो इसकी जो एनर्जी है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही वो इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे और वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाएंगे और इसके जो रिजल्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा भयानक है।
लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो हमारे एमसी शीशान को वो मीट देने के लिए तैयार है। तभी हमारा एमसी शीशान उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्या लगता है कि ये तो प्रोटीन है, बहुत ज्यादा प्रोटीन। और अब उसके प्लेट पर इतना ज्यादा खाना देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है शीशान, और उससे क्या लगता है कि अगर तुम मुझ पर इतना फोर्स कर ही रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और वो खाना चालू करता है। और ये मॉडल मन में सोचते हुए कह रहा होता है उसको देखते हो कि काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, फाइनली तुमने जो प्रॉपर अपीयरेंस है वो दिखा दी है। तुम बस तब तक का इंतजार करो जब जिस वॉलेंट एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर अटैक करेगी, और उसके बाद में तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे अपने मास्टर बना लोगे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जैसे ही ये मॉडल अपनी आंखें खोलकर देखता तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और शॉक के मारा उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि शिट, यहाँ पर क्या इस बंदे ने तो पूरा का पूरा मीट खा लिया, वो भी 5th ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट का। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ शीशान क्या लगता है कि भाई साहब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो पेट पूरा भर गया। जब भी शीशान उस सभी के सभी मीट को खत्म करने के बाद अपना सिस्टम है जो उसे नोटिफिकेशन देना चालू करने लगता है कि तुम्हारी जो वैल्यू, जो बॉडी वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू बॉडी वैल्यू +1 ऐसे कई सारे नोटिफिकेशन हमारे एमसी को मिलने लगते हैं। तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये साउंड तो हमारे सिस्टम भैया का है ना। तभी सिस्टम भैया सामने आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं तुमने पहली बार 5th ग्रेड के डिमोनिक मीट को खाया है और तुम्हारी जो विटलिटी है उसे इंक्रीज कर दिया जा चुका है, तुम्हारी बॉडी वैल्यू को 10+ कर दिया जा चुका है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद जो शीशा है ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश भी होता है और मन में सोचते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। तभी शीशान की नजर एक धनुष पर जाती है जिसे बाव कहते हैं इंग्लिश में, खैर अपन तो धनुष कह देंगे। तभी वो अपने धनुष को उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये बाव तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ये बाव होगा या फिर धनुष होगा उतना ही ज्यादा इसे खींचना काफी ज्यादा कठिन होता है। और इसकी अपीयरेंस देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो बाव है वो कोई लो क्वालिटी का तो होगा नहीं। तभी हमारा शीशान उस इमोर्टल से पूछने लगता है क्या मैं इस भाव को ट्राई कर सकता हूँ। तभी वो इमोर्टल उससे कहने लगता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते, तुम्हारी इच्छा डिपेंड करती है इस पर। जब ये कहता है तो वो उस वक्त काफी दाउस होता है, लेकिन कहने के बाद मन में सोचते हुए शौक होता है और क्या लगता है कि सिर्फ 1 मिनट रुको, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पर जिस भाव की ये बात करने में लगा हुआ ये भाव है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी आंखों से बाहर आ जाती है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और मन में सोचते हुए कह लगता है क्या ये बंदा इस चीज के बारे में बात करने में लगा हुआ था। और मन में सोचते हुए काफी शौक भी और अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बनाते हुए कह रहा होता है कि ये मेरा प्राइज्ड बाव है जो कि मेरे इस घर को डिफेंड करने के लिए बनाया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर टेरेस्ट्रियल बाव है मेरा। और रोल रियलमी के बारे में बात करें तो बिना डिवाइन कोर के या फिर डिवाइन पावर के इट इज इम्पॉसिबल है इस भाव को यूज करना। और शीशान लेकिन उस भाव को उठाने में कामयाब रहता है तो उससे क्या लगता है कि जो वाकई में थोड़ा बहुत हैवी तो है, मानना पड़ेगा। और तभी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रिंग को खींचने लगता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सके, लेकिन इसे काफी ज्यादा एनर्जी की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इसे खींच नहीं पाता। तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ता है और मन उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में इसकी स्ट्रिंग को नहीं खींच पा रहा हूँ, ये वाकई में पावरफुल है। जिसको देखकर ये मॉडल काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है खुश होते हुए कि अब जबकि एक पल के लिए तो मैं इसको देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, यहाँ तक कि अपर रियल में भी जो आम लोग हैं, आम इमोर्टल्स हैं, वो इस भाव को ड्रॉ नहीं कर सकते इसकी स्ट्रेंथ को। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तभी शीशान अपनी फुल पावर से उस भाव की स्ट्रेंथ को खींचने लगता है जिससे कि शीशान के पूरे पसीने छूट जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके हाथों से खून निकलने लगता है और किसी तरीके से वो उस स्ट्रिंग को खींचने में भी कामयाब रहता है। जिसको देखने के बाद ये इमोर्टल इतना तो शॉक हो जाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा एमसी शीशान बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिवाइन पावर के इस भाव की स्ट्रिंग को खींचने में कामयाब रहा। इसको देखकर ये इमोर्टल काफी शॉक होते हैं, चिल्लाते हैं, मन में सोचते हुए लगता है कि शिट 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 शिट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस बंदे ने तो वाकई में इसकी भाव को स्ट्रिंग को खींचने में कामयाब रहा है। आखिरकार ये मेरा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भाव है, अगर तुम इसके अंदर कोई भी एरो नहीं लगाते हो तो ये जो भाव है वो अपने आप ही अपने ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करता है और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एक एरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा एक अनयूजुअल पावर है। और वो हमारे एमसी को तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो उस भाव को कहीं भी शूट ना करे, लेकिन हमारा एमसी शीशान को तो कुछ भी एनर्जी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो तुरंत उसे रिलीज कर देता है जिससे कि वो जो एरो था उस भाव पर लगा था, डिवाइन भाव पर डिवाइन एरो, वो तुरंत शूट हो जाता है। और वो एरो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी बिल्डिंग को तोड़ते हुए और आसमान को चीरते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और पूरे के पूरे इलाके को क्रॉस करने के माउंटेन को क्रॉस कर तो वहां पर एक पिरामिड जैसा बना होता है जिसके अंदर बाहर एक शील्ड लगी होती है ताकि वो किसी चीज को प्रोटेक्ट कर सके, और वो एरो डायरेक्टली जाकर उस शील्ड पर लगता है जिससे कि वो शील्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और टूट जाती है। और तभी जैसे ही वो शील्ड टूटती है तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं उसके स्टूडेंट और खड़े होते हैं, उससे पूछ लगते हैं कि सेक्ट मास्टर क्या हुआ, आपके अचानक से खून क्यों निकलने लगा। तभी वो सेक्ट मास्टर अपने सभी के सभी स्टूडेंट को बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक चीज हो चुकी है, क्योंकि जो सील थी जो कि 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज पर लगी थी उसे
तोड़ दिया जा चुका है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ और उस इमोर्टल की तरफ। वो इमोर्टल और एमसी उस स्थिति को देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाते और शीशान भी इसको देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये जो पाव है वो वाकई में इतना पावरफुल क्यों है। इसको देखकर वो इमोर्टल कुछ भी नहीं कह पाता और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले नहीं बताया था कि ये बाव क्या कर सकता है। और शीशान उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी भी किया था वहां से आगे चलकर जो परेशानी है वो खड़ी ना हो। इसको देखकर वो इमोर्टल उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि जिस डायरेक्शन में ये एरो गया था वो 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज पर गया था, तो मुझे ही लगता है कि इसने किसी ह्यूमंस को वहां पर मारा होगा। लेकिन लड़के ये बात तो मानना करेगा कि तुमने मेरी सभी की सभी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया, मतलब पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो लोअर रियलमी है, मानना पड़ेगा यहाँ पर कई सारे एक्सेप्शनल न्यू टैलेंट्स मौजूद हैं, मुझे इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए। और अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मैं ही वो जोकर था जो कि अपना ही मजाक उड़वाने में लगा हुआ था इतनी देर से। दूसरी तरफ हमें 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सील टूट जाती है। तो सील टूटने के बाद उस अजीत तरीके के पिरामिड में से अजीत तरीके की एनर्जी निकलने लगती है और उस पिरामिड को टूटने के बाद उसमें से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और वो पिरामिड भी वहीं से टूट जाता है। और तभी वहां पर हमें एक डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं और वह बंदा वो बीस्ट जो डीमन जैसा दिख रहा होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मैं एक डीमन एम्पर फाइनली आज वह दिन आ चुका है जहाँ पर मैं फिर से लाइट देखने के लिए बाहर निकल चुका हूँ। और वह अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपनी बॉडी में अपने हाथों को घुसेड़ता है जिसके कारण उसके बॉडी से कई सारे खून की जो बूंदें होती है वो बाहर गिरने लगती हैं। लेकिन उसका खून भाई रेड ना होते हुए इसका खून ब्लड जो था वो ग्रीन कलर का है और जैसे ही उसका ब्लड जमीन पर गिरने लगता है तो वो डीमन बीस्ट जो डीमन एम्पर होता है वो सभी को ऑर्डर देता है और उससे क्या लगता है कि मैं डीमन एम्पर यहाँ पर जितने भी डीमन किंग्स हैं वह सभी के सभी लोग मेरे सामने आ जाए और मेरे सामने अपने घुटने रख दे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि जो डीमंस का समय है वो आ चुका है। वो डीमंस वापस से राइज करेंगे और वो पावरफुल बन जाएंगे और हम सभी के सभी ह्यूमंस को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, मैस्कर कर देंगे, मार देंगे। और ऐसा करने के कारण पूरे के पूरे माउंटेन और अचानक से हिलना चालू कर देता है और आसपास के जितने भी डीमन बीस्ट होते हैं पावरफुल उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो डीमन एम्पर होता है वो बीच में बैठा हुआ होता है। तभी उनमें से एक डीमन किंग लायन होता है, वो उससे क्या लगता है कि एम्पर मैं डीमन किंग, हम सभी के सभी जितने भी डीमन किंग्स हैं वो आपकी सभी के सभी कमांड्स को मानने के लिए तैयार है। तभी वो जो एम्पर होता है वो उससे क्या लगता है कि जो 5th लेवल का मॉन्स्टर है जो कि नेसेंट सोल कल्टीवेशन लेवल के बराबर है उसे वो है एक डीमन किंग कहलाता है। लेवल 6 का जो मॉन्स्टर है उसके अंदर कुछ मॉन्स्टर्स कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, वो कभी कभी ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है और वो डीमन कल्टीवेशन में एक डीमन कल्टीवेटर बन जाता है। और इस तरीके के जो डीमन कल्टीवेशन के जो टैलेंट होता है लेवल को कंपेयर करें इंसानी मुकाबले में तो वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है और एक एग्जिस्टेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्पर को बिलोंग करती है। तभी वहां पर एक नया बंदा आता है और वो बंदा उसको देखने के बाद कहने लगता है कि फाइनली यहाँ पर एक ऐसा शिकार आ चुका है जो कि मेरे लिए नोटिस करने के लिए है और अब मैं इस शिकार को नोटिस कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सही प्रे है। जिसको देखने के बाद वहां पर जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी के सभी चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि ये तो ह्यूमन है। आखिरकार जो ह्यूमन कल्टीवेटर है वो यहाँ पर आ ही चुका है, ये कर क्या रहा है यहाँ पर। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा इसकी जो मॉर्टेलिटी है वो कितनी ज्यादा इग्नोरेंट है। इसने हमारे डीमंस के इतना ज्यादा सेक्रेड इलाके में सेक्रेड लैंड पर यहाँ पर अपना कदम रखने के दुस्साहस दिखाया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम यहाँ पर आ चुके हो या पर नहीं आ चुके हो। अब जब तक तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हारे इस खून को, तुम्हारे इस सर को सेक्रीफाइस के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि तुम जहन्नुम में जा सको, यानी कि नर्क में जा सको। और अब समय आ चुका है तुम्हें पहली बार मारने के बाद जो डीमन रेस का स्लेटर करने का जो सपना है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है तुमसे। और तभी वो बंदा जो होता है ह्यूमन जैसा दिखने वाला वो अपने हाथों को चाटते हैं, उससे कहने लगता है कि जो बॉडी है जिस बॉडी का मैं इस्तेमाल करने में लगा हूँ वो काफी ज्यादा लिमिटेड पावर है, इसकी जो पावर है मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बात करें तुम्हारे खिलाफ तो मुझे ही लगता है कि मुझे कोई परेशानी होगी। तभी वो अपनी उंगली को सामने करता है डीमन एम्परर के और उसके माथे पर एक रे छोड़ता है, एक लाइट बीम छोड़ता है जिससे कि वो जो डीमन एम्परर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो वहां पर हिल नहीं पाता और वो धीरे धीरे वो डीमन एम्परर वहीं पर मर जाता है। भाई साहब एक झटके में ये डीमन एम्परर मर चुका है जो कि उस डिमोनिक 10,000 माउंटेन रेंज पर काफी सालों से कैद हो रखा था। ये देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं, डिमोनिक किंग होते हैं, वो सभी के सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और शॉक होते चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि शिट हमारे जो डीमन एम्परर है वो उसे इस बंदे के द्वारा मार दिया जा चुका है। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। सभी के सभी लोग भागो। लेकिन ये बंदा सभी के सभी डीमन किंग का बिल्कुल भी पीछा नहीं करता और उनको देखते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, क्योंकि डीमंस यूजुअली जो सोल कल्टीवेशन होते हैं उसे निग्लेक्ट करते हैं और अपनी सोल को कभी भी पावरफुल नहीं बनाते। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर उनकी जो बॉडी है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर उन पर कोई सोल अटैक करे तो उन्हें हराना बहुत ज्यादा आसान है, वो सोल अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और तभी वो उस एम्परर की तरफ बढ़ता है, डीमन एम्परर की तरफ की बॉडी की तरफ बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है इसका इस्तेमाल मैं करूंगा।
तभी उसके बंदे के मुंह से कुछ अजीब तरीके की ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और वो उस डीमन एम्परर के मुंह में जाने लगती है। और उसके बाद जिस बॉडी के अंदर से वो निकली थी वो पूरी की पूरी बॉडी धूल में कन्वर्ट हो जाती है। पर उसके बाद जो डीमन एम्परर की बॉडी है उसकी बॉडी में से अजीब तरीके की चीज बाहर निकलने लगती है, जैसे कोई पैरासाइट हो, और उसमें से वह बंदा उस डीमन एम्परर की बॉडी से बाहर निकलता है एक नया जन्म के साथ, और उसके पूरे का पूरा ब्लड वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको देखकर जो डीमन एम्परर काफी जो बंदा होता है वो डीमन एम्परर को मारने के बाद उसकी बॉडी को हड़प करने के बाद काफी खुश होता है और क्या लगता है कि इतना बुरा भी नहीं था। भले ये जो बॉडी है इसकी जो पावर है वो इसके पीक पर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, यानी कि मेरी जो ओरिजिनल पावर है उसके पीक पर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी पावर काफी होगी कि मैं उस सेट को जिसने मुझे कैद कर रखा था इतने सालों तक उसे अनहित करने में, यानी कि उसे पूरी तरीके से तबाह करने में कामयाब रहूंगा। तुम ओल्ड थीफ कहीं के यूलिन सेट के उस समय पर तुमने मेरी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और मेरी सोल को अपने उस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन के अंदर 10,000 सालों तक कैद कर रखा था। लेकिन आज समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे सभी के सभी डिसिपल्स को, तुम्हारे सभी के सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, पूरी तरीके से मार दूंगा। और तुमने जो लेजेंडी यहाँ पर छोड़ी थी, तो तुमने जो हिस्ट्री छोड़ी है पूरी की पूरी इतिहास से मिटा दूंगा तुमको। तभी हमें कुछ किसानों को दिखाया जाता है जो कि खेती करने में लगे होते। तभी एक किसान को एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है और तब वो जंगल की तरफ देखता है तो वो जंगल की तरफ से एक डिमोनिक बीस्ट उसकी तरफ आने लगता है उन पर अटैक करने के लिए। इसको देखने के बाद सभी के सभी किसान वहां से भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक डीमन है, हमें जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर भागना होगा। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि विलेज चीफ हमारे लिए एक बुरी खबर है, हमारे खेतों में और दिन ब दिन यहाँ पर जो डिमोनिक बीस्ट है वो अटैक करने लगे हुए हैं इस वुड से, आई मीन उन जंगलों से, जिसके कारण हमारा जो विलेज है वो इस तरीके से फार्म नहीं कर पाया, उनसे बचने में कामयाब नहीं रहा, उनसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि हम नॉर्मल फार्मर्स हैं, और जिसके कारण कई लोगों को चोट भी पहुंच चुकी है वापस से। ये बात सुनने के बाद जो विलेज चीफ होता है वो उससे क्या लगता है कि यहाँ पर एक और लेवल 2 का डिमोनिक बीस्ट आ चुका है। यूजुअली देखा जाए तो अक्सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के डिमोनिक बीस्ट आते हैं, तो आखिरकार हायर लेवल का जो डिमन है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली क्यों आने में लगे हुए आजकल। ये बात सुनने के बाद वह किसान उससे क्या लगता है कि हमें वाकई में अपने नेबरिंग सेक्ट से मदद मांगने की जरूरत है। तभी विलेज चीफ उससे क्या लगता है कि जी हाँ, अब तुम्हें वहां पर जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी कैपेबिलिटीज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो एमसी शीशान है वो उस हॉल में आता है जिसने अभी अभी अपनी कन्फाइनमेंट सजा को यानी कि पनिशमेंट को फिनिश किया है, और उससे अगर पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई हाई स्कोरिंग टास्क मौजूद है जिसे मैं कंप्लीट कर सकूं। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मेरे सारे के सारे जो पॉइंट है वो इस पनिशमेंट के कारण सभी डिटेक्ट हो चुके हैं और मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिशन करने पड़ेंगे पॉइंट्स अर्न करने के लिए। तभी ये रिसिपेंट उससे क्या लगता है करेंटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाईएस्ट रिवॉर्ड है जो तुम बात कर रहे हो तुम्हें चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेड बी के टास्क मौजूद है जिसके अंदर तुम्हें उन डीमंस को रोकना होगा। लेकिन ये एक टीम टास्क है और ये सिर्फ और सिर्फ क्लास यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, तुम इसमें तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो और एक टीम के अंदर कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी क्लास में से मुझे सुनना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को। ये बात सुनने के बाद वो लड़की आई मीन जो दादी अम्मा होती है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक तुम फ्रेशमैन होने के कारण तुम वहाँ पर सभी की सभी क्लासेस को डिवाइड कर दिया जा चुका है क्लासेस में, तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर स्वाइप करना है इस टीएनजी क्राउन पर, फिर तुम अपनी क्लास प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। और तभी भी वहाँ पर अपने कार्ड को जैसे स्वाइप कर तो वहाँ पर हमारे एमसी शीशन के सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है और जैसे ही इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि फ्रेशमैन क्लासेस के प्लेसमेंट टेबल में जो तियानजी बान, दाजी ली, आई मीन दी जी ली, जुआन जी ली, हुआंग जुएबन, जब ये हमारा एमसी देखता है तो काफी देर सरप्राइज से चिल्लाता है और कहने लगता है कि इस लिस्ट में तो मेरा नाम है ही नहीं है। ये देखने के बाद वो रिसेप्शन उसे बताने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन हो, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, तुम्हें स्पेशल क्लास में डाल दिया जा चुका है और तुम्हारी जो क्लास है वो क्लास 0 है। अगले ही पल हमें शीशान को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास मुंह लटकाकर बैठा हुआ होता है। तभी पीछे से कोई हंसता है और हंसते हंसते उससे क्या लगता है कि लिटिल जुआंग, हमने तो इस बारे में कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि हम इस तरीके से मिलेंगे, और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लिटिल गर्ल होती है जिसके साथ इसने पंगे लिए थे पहले। और वो लिटिल गर्ल इसकी जो सीनियर होती है जो कि छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से और अभी से मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और मैं तुम्हें हमेशा देखूंगी, और सब सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। तभी छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि ओ अब मुझे समझ में आया, तो तुम सारे के सारे यहाँ पर जल्द से जल्द अपने जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पॉइंट्स को अर्न करना चाहती हो ताकि तुम क्लासरूम के टास्क को कंप्लीट करने के बाद पॉइंट मिल सके तुम्हें, और इसलिए तुमने इस क्लासरूम के टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात सुनने के बाद तो छोटी सी बच्ची हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। और सभी लोग ये बात जानते हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस है टीम को लीड करने के बारे में और मैं कितनी देर रिलायबल हूँ। ये बात सुनने के बाद शीशन उससे कहने लगता है क्या तुमने कभी कभी टास्क किया भी है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम चीजें मेरे लिए और भी डिफिकल्ट बनाने में लगी हुई हो। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ इम्पोर्टेंटली कि हमारी टीम में कम से कम 3 मेंबर्स होना काफी तक कंपलसरी है।
ये बात सुनने के बाद वो उससे पूछने लगता है, बताने के बाद कि अगर ऐसी बात है, इस क्लास के अंदर तो हम दोनों के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे अलावा भी इस क्लास में कोई मौजूद है कि? जब ये बात जिल छोटी बच्ची सुनती है तो वो उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो हमें लगता है कि हमें सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना होगा और उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन शीशन को पता नहीं होता कि ये छोटी बच्ची किसके बारे में बात कर रही होती है। तभी ये बताती है, हाँ हाँ मैं उसके बारे में बात करूँ जिसका नाम जियाओ तांग तांग है, और ये एक ऐसा बंदा है जो कि क्लास 0 में सबसे पहले एंटर किया था। वह एक ऐसा टैलेंटेड सीनियर ब्रदर है हमारा इस पूरे के पूरे यूलियन मोटर सेट का, जो कि वो एक सेंचुरी में एक ही बार आता है, ये जीनियस बंदा। और इस वक्त ये सेक्युलेशन में रहने में लगा हुआ है और इस बंदे का नाम टांग ही है। यहाँ पर वो अजीब तरीके की प्रैक्टिस करने में लगा हो और ऐसा लग रहा है इसके सर से धुआं निकलने में लगा हुआ और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है कि मेरा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट धुआं बन चुका है, मैं वाकई में और ज्यादा नहीं लिख सकता। जहाँ पर वो अपने बारे में बताता और कहने लगता है कि जैसा कि सभी लोग देख सकते हो कि मैं एक राइटर हूँ, इस दुनिया में मेरा जो वर्क है, मेरी जो बुक्स है, जो जिसका नाम डुअल ऑफ द गीज कंटिनेंट, ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी एक समय पर कि सभी के सभी लोग इसके बारे में बात करने में लगे हुए थे और इसे काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के कारण मैंने सोचा कि मैं कुछ और ज्यादा करूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे जो कि नेगेटिव फीडबैक दिया करते थे, लेकिन मैंने इन्हें हम्बली अच्छी तरीके से समझाया। और भाई इसका हम्बल मतलब अच्छी तरीके से समझाना इस तरीके से होता है कि पिछवाड़े में डंडे वगैरह अच्छी तरीके से और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी बुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई इसका टाइटल देखने के बाद मुझे उल्टी आने लगी। जहाँ पर वो अपने और बताता और कह रहा होता है कि करंटली इस समय पर मैं अपने लिए एक नई बुक लिखने में लगा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर रहते रहते सेकुलेशन में काफी समय बीत चुका है, लेकिन मुझे कोई भी नया आइडिया ही नहीं आ रहा और ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं होगा मेरे लिए अगर मैं अपने पूरे के पूरे दिमाग को हर वक्त इसी जगह में लगा रहा। मुझे अगर नई चीज सोचनी है तो बाहर घूमने के लिए जाना होगा। अगर मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जाता हूँ तो मुझे नई आइडिया आ जाए शायद, और मैं खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। और तो और राइटिंग के अलावा भी मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो समय समय पर कल्टीवेट करता रहता हूँ। शायद मैं थोड़ा बहुत टैलेंटेड हूँ कल्टीवेशन में, और जबकि मेरे पास रिवॉर्ड के तौर पर रीडर्स के द्वारा जो मिलते हैं 1000 स्पिरिट स्टोन, मैं उनका इस्तेमाल कर अच्छी तरीके से डिसेंटली तरीके से कल्टीवेट करने में लगा हुआ अभी तक। और तभी वो बाहर जाकर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हमारे एमसी शीशन उसके दरवाजे को ऑलमोस्ट नॉक करने वाला होता है और वो छोटी बच्ची भी उसके साथ होती है। तो वो बंदा दोनों को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। अभी शीशन उससे कहने लगता है कि मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे दरवाजे को नॉक करने वाला था। और ये बंदा उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तभी छोटी बच्ची उससे कहने लगती है कि जियाओ तांग तांग, ये मैं हूँ, हमें यहाँ पर बात करने की जरूरत है। और तभी वे तीनों के तीनों एक टेबल पर बैठकर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी तांग तांग उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर क्लासरूम टास्क को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस टीम को ज्वाइन करूँ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद शीशन उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो सीनियर टांग? तभी वो उससे कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल। खैर ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, शायद मैं करूँ या नहीं करूँ तो बाद की बात है। तभी ये बात सुनती है तो छोटी छोटी बच्ची वो काफी खुश हो जाती है, उससे लगती है फाइनली और अगर ऐसी बात है तो एक मौका आ चुका है कि बाहर जाकर हम थोड़ा बहुत मजे कर सके। और वो टीम को ज्वाइन करने के लिए फाइनली मान जाता है। तो वो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है, भले ही हम एक टीम बनाने वाले हैं, लेकिन अगर टीम की पावर को और थोड़ी मेंटेलिटी को बढ़ाना है तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा कि तुम इस टीम का एक बढ़िया सा नाम रखो। क्या तुम्हें कोई इस बात से ऑब्जेक्शन है? लेकिन वो मना कर देते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम बढ़ाओ बताओ क्या नाम रखना चाहिए। और तभी वो इस टीम का नाम रख देता है तांगमैन। ये बात सुनने के बाद शीशन कुछ भी नहीं कह पाता और वो बंदा कहने लगता है कि जब हम लोग ट्रेवल करने के लिए जाएंगे बाहर तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तरीके से कुशल रहना चाहिए, ना कि सावधान रहना चाहिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने नकली नाम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो दुश्मन है वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी लोकेशन का ना पता लगा पाए। तो हम अपने अपने निकनेम भी खुद ढूंढ लेते हैं और जब हम लोग बाहर जाएंगे तो हम इन निकनेम्स का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को बुलाने के लिए। क्या इस बात से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? ये बात सुनकर हमारा शीशान भी इस बात से एग्री हो जाता है। और तभी वो सीनियर उसका हमारे शीशान के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे खिलाफ देखा जाए सीनियरिटी के मुकाबले में तो तुम यहाँ पर तीसरे वाले बंदे हो। जो पहले आया, सबसे पहले मैं आया, फिर छोटी बच्ची आई, फिर तुम आए, और इस टीम के अंदर तुम्हें हम लोग थर्ड टांग कहकर बुलाएंगे। ये बात सुनने के बाद शीशन काफी शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि नाम का रखने का इसका सेंस है ना, वो वाकई में दिमाग हिलाने वाला है। और वो कहने लगता है कि बात माननी पड़ेगी कि जो मिशन करने वाले हैं उसमें काफी तरह रिस्क भी है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हम लोग इस मिशन को जाते हैं तो यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा इसके जो, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम सभी को थोड़ी बहुत फॉर्च्यून टेलिंग तुम्हारी जर्नी के लिए करना चाहूंगा। क्या तुम इस बात से एग्री हो? क्या तुम्हें इससे दिक्कत तो नहीं है ना? ये बात सुनने के बाद थोड़ी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि जियाओ तांग तांग, आखिरकार तुमने ये स्किल कब से सीख ली है? तभी ये मिस्टर टांग उससे कहने लगता है कि हमें हमेशा लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। मेरी लास्ट ट्रिप में एक्सीडेंटली मुझे वहां पर फॉर्च्यून टेलर की एक बुक मिल गई थी जिसको मैंने पूरी तरीके से सीख लिया है। जिसको देखकर वो छोटी सी बच्ची काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा फ्यूचर कैलकुलेट करना स्टार्ट करो सबसे पहले। और तभी वो अपनी टेक्निक को स्टार्ट करता है तो उसकी जो बॉल है वो एक्टिवेट हो जाती है मैजिकल, और तभी ये अपने आप को वही प्लेटफॉर्म पर पाता है जहाँ पर फैंग ने उसकी यानी कि हमारे एमसी की फ्यूचर को देखने की कोशिश की थी। तो और तभी इसकी सीढ़ियां दिख जाती हैं इस बंदे को, इस छोटी सी बच्ची की, जिसको देखने के बाद
बाद में बंदा काफी शौक होता है और क्या लगता है, अच्छा तो ये है वह लेटर जिससे वो डेस्टिनी मतलब फ्यूचर की या फिर किस्मत की डेस्टिनी के बारे में बात करें, जो कि फॉर्च्यून टेलिंग में लिखी हुई थी उस बुक के अंदर। अब मुझे समझ में आया और अब मुझे आगे बस कुछ नहीं करना, इन सीढ़ियों को क्लाइम करना है। जितना ज्यादा मैं क्लाइम करूंगा उतना ज्यादा दूर तक मैं देख सकता हूँ, फ्यूचर तक देख सकता हूँ उसकी किस्मत को। और तभी वो सीढ़ियों को क्लाइम करना चालू रखता है और क्लाइम करते करते उसे काफी समय बीत जाता है। इसको देखने के बाद वो काफी खुश भी होती है और कह रहा होता है कि ये वाकई में अमेजिंग है, इस लड़की का जो फ्यूचर है, वो उसकी जो किस्मत है इसकी वाकई में अमेजिंग है। लेकिन तभी अचानक से वो एक पॉइंट पे आने के बाद आसमान में अजीब तरीके के काले कलर के बादल बनने लगते हैं और उन्हीं बादलों में एक बहुत बड़ा पंजा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा बीस्ट होगा। इसको साफ साफ देख के मैं बता सकता हूँ ये ड्रैगन है। आपको क्या लगता है ये वाकई में ड्रैगन है? और तभी वो पंजा आकर सीधे जाकर सभी के सभी किस्मत की जितनी भी सीढ़ियां होते हैं वो तोड़ देता है। जिसको देखकर ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाता और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। इसको देखकर वो छोटी सी बच्ची काफी सरप्राइज हो जाती है और वो मिस्टर तंग से कहने लगती है कि तुम ठीक हो ब्रदर तंग? इसको देखने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि जो फॉर्च्यून टेलिंग थी उसे किसी चीज के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जा चुका है, लगता है किसी के द्वारा तुम्हारी किस्मत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा चुका है। ये बात सुनने के बाद वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सब कुछ सेक्ट मास्टर के द्वारा किया गया होगा, आई मीन सेक्ट मदर के द्वारा, जो कि मेरी मदर भी है सेक्ट मास्टर। ये बात सुनने के बाद मिस्टर तांग उससे कहने लगता है कि खैर इस बारे में भूल जाओ, चलो हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में देखते हैं लिटिल ब्रदर, जो कि शीशान है। तभी शीशान तुरंत स्ट्रेट बैठ जाता है और क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और जैसे ही हमारे शीशान की किस्मत देखने के लिए वो अंदर आता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद उसे सीढ़ियां नहीं दिखती, उसे दिखता है तो बस एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा गेट जो कि फैंग को दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। इसको देखने के बाद वो शौक में चिल्लाता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना बड़ा गेट क्यों आ चुका है। ऐसा कुछ तो उस बुक मतलब फॉर्च्यून टेलिंग वाली बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना ही इसके बारे में किसी तरीके से मेंशन किया गया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस दरवाजे के अंदर इसकी किस्मत की सीढ़ियों को छुपाकर रखा गया हो और मुझे अगर इसे देखना है तो इसे खोलना होगा। तो वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलने लगती है और वो दरवाजा इस बंदे को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि जो रेजिस्टेंस है इस दरवाजे का वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बात जानने के लिए वो काफी ज्यादा शौक होता है तो वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है इसके भविष्य को जानने के लिए। और तभी वो धीरे धीरे करके दरवाजा खोलने में किस तरीके से कामयाब रहता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने में कामयाब रहता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजे के अंदर अजीब तरीके की चीज देखता है जिसके कई सारे हाथ हैं और वो काफी ज्यादा यूनिवर्स दिख रहा होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में कोई बैठा हुआ दिख रहा है। अब आप लोग बताओ थ्योरीज में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये कौन है, क्या हो सकता है। मैं तो अपनी थ्योरी नहीं देने वाला क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसकी थ्योरी आप ही बताओ कि कौन हो सकता है। और इतना देखने के बाद इस मिस्टर तांग की आंखों से खून निकलने लगता है, इसके चेहरे से खून निकलने लगता है, मुंह से खून निकलने लगता है। ये बात देखने के बाद सभी के सभी लोग कतई शॉक हो जाते हैं। इसको देखने के बाद हमारा एमसी शीशान उसकी तरफ बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और तभी वो मिस्टर तांग की हालत खराब हो जाती है, वो तुरंत अपने कमरे के अंदर घुस जाता है और वापस से साइकिलेशन में चला जाता है और क्या लगता है कि इस वक्त मैं हील करने में लगा हुआ हूँ, जिससे कि इसकी जो टीम बनने की जो क्षमता थी, टीम बनाने की इच्छा थी, वो यहीं पर फेल हो जाती है। और यहाँ पर हमारा एमसी की जो टीम बन चुकी थी ऑलमोस्ट वो यहीं पर टूट जाती है। इसको देखकर वो दोनों को दोनों यहीं पर उदास हो जाते हैं और तभी वो लोग वापस रिसेप्शन पे पहुंच जाते हैं। तभी जो रिसेप्शन होती है वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर है वो वापस से सर्कुलेशन में चलेगा, जिससे कि तुम्हारे पास इनफ मैन पावर नहीं है उस मिशन पर जाने के लिए। तभी शीशान उससे कहने लगता है कि जी हाँ, तो क्या हम अदर क्लासेस के मेंबर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं? मेरे पास मेरे दो चॉइसेस हैं, मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ले जा सकता हूँ। तभी रिसेप्शन उसको देखकर इस सिचुएशन को पहचानने के बाद उससे कहने लगती है कि तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए, तुम्हारी यूनिक सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तुम जीरो क्लास के मेंबर्स हो और मैं इस बात से एक्सेप्शन बनाना तुम्हारे लिए तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती एक्सेप्शन। तो तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और उससे कहने लगता है कि कैसा लगा कि अगर मैं उसके सीनियर ब्रदर को मैं रिप्लेस कर दूं और उसकी इनकी टीम को मैं ज्वाइन कर लूं। तो ये बात जानने के बाद शीशन काफी तरह से शॉक होता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं वही टीचर होती। और ये टीचर लाइन वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगता है कि मैंने ये सुना है कि जो सीनियर ब्रदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे बाकी एल्डर्स के मुकाबले में, तो अगर मैं उस बंदे को रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो भी उस सीनियर के मुकाबले में बराबर ही होगी ऑलमोस्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दोगे। ये देखने के बाद जो हमारा एमसी शीशान है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और ये बात जानने के बाद रिसेप्शन मान जाती है और उससे कहने लगती है अब जबकि टीचर यहाँ पर मानने के लिए तैयार है, आगे आ रही है, तो मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ टीचर लाइक मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है इस बंदे को खुद अपने हाथों से मारने के लिए। यहाँ पर इससे पहले कि ये किसी दूसरे के हाथों मर जाए, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहूंगी। भाई क्या टीचर है भाई साहब, पीछे ही पड़ गई या नहा धो के, क्योंकि नहाते ही तो मिले थे एक दूसरे के। और तभी समय बीतता है और तभी वे तीनों की दोनों मिशन पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो टीचर लोग उसे बताते उससे कहने लगती है सबसे पहले तो मैं इस मिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे वापस से तुम्हें कहना चाहूंगी, क्योंकि जो सील है 10,000 डिमोनिक माउंटेन के रेंज पर वो ऑलरेडी टूटी जा चुकी है किसी के द्वारा। और तो और जितना ज्यादा हाई लेवल के डीमन बीस्ट होते हैं वो इसके कारण काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, जिससे कि ओवरफ्लोइंग
बीस्ट बाहर निकलने में लगे हुए हैं। आसपास कितने भी नियर बाय विलेजेस है उन्हें खतरा हो चुका है उन बीस्ट के कारण। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमारा मिशन ये है कि हमें जब उस सील को वापस से रीसील कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस के दौरान हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, और ओवरफ्लोइंग जितने भी डिमोनिक बीस्ट वहां पर आएंगे उसे रोकने के लिए हमें उन्हें रोकना होगा। और ऑफकोर्स सी बात है, जितने भी डिमोनिक बीस्ट को तुम मार दोगे उनके जो डिमोनिक मटेरियल्स होंगे वो डिमोनिक बीस्ट के वो सभी के सभी हमारे लिए हो जाएंगे। और ये बताने के बाद वो फुल स्पीड बढ़ा देती है अपनी स्वॉर्ड की। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज के बाहर का सीन। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट आपस में, दो स्कूल के स्टूडेंट आपस में फाइट करते हुए दिखाई जाता है और कहने लगते हैं कोई भी बिल्कुल भी दया मत दिखाना किसी पर। तभी यूनियन माउंटेन सेट का स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही करने में लगे हुए। तभी उस बंदे पर एक पावरफुल अटैक करता है कोई चेन से, जिससे कि वो बंदा पीछे जाकर गिरने लगता है। और ये बंदा आगे आकर उससे कहने लगता है कि यहाँ तक तो मेरे सिंगल अटैक को भी नहीं झेल पा, क्या ये तुम्हारा जो सेक्ट है वो 36 सेक्ट के रैंकिंग पर रहने के काबिल भी है, क्वालिफाई भी करता है? तुम्हारा यूनियन मोटर सेक्ट है वो नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचा उसमें। ये बात देखते हुए वहां पर एक धमाके से कोई आता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार कितनी ज्यादा हिम्मत हो चुकी है हमारे सेट की इस तरीके से बेइज्जती करने की। और इतना धुआं देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मैं वही टीचर हमारा एमसी, और वो छोटी सी बच्ची होती है और वो कतई एंट्री तो देखो धांसू लगती है इनकी। जिसको देखने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तो टीचर लैंग। और जब टीचर लैंग वहां पर आ जाती है तो उनसे कहने लगती है कि तुम्हारी आउटफिट को जज करते हुए ऐसा लगता है कि तुम क्विंफेंग सेट के स्टूडेंट होगे, जरूरी लगता है कि तुमने भी सेम मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम भी यहाँ पर आ चुके हो मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी टीचर लैंग अपने स्टूडेंट से पूछने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हो। तभी वो स्टूडेंट उसे बताने लगता है कि जहाँ पर 4th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को हमने टीम से मिलकर मार दिया है, लेकिन जैसे हम लोग वहां पर इसको मारने के लिए सक्सेस होने वाले थे, इन लोगों ने इंटरफेयर कर दिया और अंत में आकर हमारे बीच में इस बात के लिए बहस छिड़ चुकी है कि आखिरकार उस डिमोनिक बीच के जितने भी मटेरियल्स है उनका ओनर कौन रहेगा। तभी वहां पर दूसरे वाले सेट का एक एल्डर आता है और उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये ऑब्वियसली सी बात है कि जो फाइनल ब्लो है, जो फाइनल अटैक है वो हमारे सेक्ट वाले मेंबर्स ने किया था, तो सीधी सी बात है जिसके कारण वो कंप्लीटली मारा गया था डिमोनिक बीस्ट। और वो एल्डर अपना इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको लगता है कि मेरा नाम एल्डर वू है और मैं कुनफेंग सेक्ट से हूँ और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, और हम दोनों के बीच में सेक्ट के बीच में जो हार्मोनी है उसे अट्रैक्ट करने के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम दोनों के दोनों अपने सिख के डिसिपल्स को भेजो, और जो भी यहाँ पर वो जीत जाएगा सेक्ट का डिसिपल वो इस डिमोनिक बीस्ट के जितने भी मटेरियल से उसकी ओनरशिप उसे मिल जाएगी। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जिसको सोचकर वो देखने के बाद जो एल्डर लेंगे वो जो टीचर लेंगे वो मान जाती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग सेंड करने वाले हैं। लेकिन वो कहने वाली होती है तभी वो छोटी बच्ची सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। ये काफी ज्यादा मजेदार चीज लगने में लगी हुई है, काफी ज्यादा फन है और काफी खुश भी लग रही होती है। इसको देखने के बाद यूलियन सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये वही लिटिल विच नहीं है क्या? तो आखिरकार जो सेक्ट लीडर है वो इसे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई है? तभी शीशान आगे आता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम फाइट करना चाहती हो? उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सीडेंटली उन्हें मार मत देना। तभी छोटी बच्ची उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी समय से वो योगा रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगी हुई हूँ जो कि तुमने मुझे सिखाई थी। तभी वो एल्डर वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो यूलियन इमॉर्टल सेट के जो स्टूडेंट है उनको देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि वो सेक्ट वाकई में डिक्लाइन में जाने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी फाइट करने के लिए भेजने में लगे हुए हैं। इनका ऑरा देखकर लगता है कि ये बच्ची बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट चैन फेंग को उसको फाइट करने के लिए भेजता है और वो मान जाता है फाइट के लिए। और एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम अपनी स्ट्रेंथ का मुकाबला करो, जब उससे अटैक करो तो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रखना और एक्सीडेंटली अपने अपोनेंट को मार मत देना। और वो बंदा इस बात से एग्री होता है और अपनी चेन को बाहर निकालने के बाद उससे क्या लगता है कि मैं चैन फेंग हूँ और मैं सीनियर डिसिपल हूँ क्विनफेंग सेक्ट का और मेरे गोल्डन कोर स्टेज की कल्टिवेशन है, मुझे तुमसे फाइट कर अच्छा लगेगा। और तभी ये भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी होती है फाइट करने के लिए। तभी उस बंदे का अटैक छोटी बच्ची पर जाता है तो वो छोटी बच्ची वहां से हिलती नहीं, लेकिन उसकी चेन उसकी आंखों की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर ये चैन फेंग काफी खुश होने लगता है और मन में सोचते हुए लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था इतने ज्यादा क्लोज रेंज में तुम मेरे इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाओगे। लेकिन किसी चीज को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारी जो छोटी सी बच्ची है उसने अपने सर के बलबूते पर अपने सीधे जाकर उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहती है और उस पूरे की पूरी चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर चैन फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए छोटी सी बच्ची उस बंदे की चेन को पकड़ लेती है और उसी चेन से उस चैन फेंग को वहां से खींचने लगती है और खींचने के बाद इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है पंच मारने के लिए। वो चैन फेंग के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार जिससे कि उसके चेहरे पर खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और तभी वो बार बार खींचती है, बार बार मारती है, बार बार खींचती है, बार बार मारती है, जिसको देखने के बाद एल्डर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है क्या करके ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा सबसे द मोस्ट प्राउडेड डिसिपल इसकी हालत इस छोटी सी बच्ची ने, छोटी सी लड़की ने ये हालत कर दी है और इस बॉडी फोर्जिंग स्टेज की लड़की से ये पटक पिट चुका है। तभी वो एल्डर उसको रोकता है, उससे क्या लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी। और तभी हमारी छोटी सी बच्ची एक जोरदार किक मारती है अंत में आकर उसके चेहरे, जिससे कि एल्डर फू का जो डिसिपल होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और उसके चेहरे की हालत वाकई में बहुत ज्यादा मजाकियन बन जाती है देखने लायक। तभी शीशान पीछे से कहने लगता है कि लिटिल वन तुमने वाकई में अच्छा कर दिया, इतना बुरा भी नहीं था, तुमने वाकई में अपनी पावर को कंट्रोल में रखा था जब तुम पर उस पर अटैक करने में लगी हुई थी। जिसको देखने के बाद वो कहने लगती है आखिर लो प्रोफाइल रहना चाहिए एक जीनियस को और काफी खुश भी होती है।
जिसको देखने के बाद एल्डर भी चिल्लाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम वाकई में इस तरीके से अपनी पावर को रिस्ट्रेन करने में लगी हो, तो तुम इसे कहते हो रिस्ट्रेन करने? तुमने हमारे स्टूडेंट को इतनी तो बुरी तरीके से पीट दिया है यहाँ तक कि इसकी मदर भी से नहीं पहुंच पाएगी आपसे। तभी टीचर लैंग उससे कहने लगते हैं कि हमारे एग्रीमेंट के अनुसार जो 4th लेवल के डेमोनिक बीस्ट के जो मटेरियल्स है वो बिलोंग करते हैं हमारे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसको देखकर एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम इस बंदे को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए वापस ले जाओ अपने स्टूडेंट से, और एक झटके में सभी के सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस छोटे से बच्ची को उठाता है और उसकी जजाकार करते हुए उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत अमेजिंग, और वो सभी के सभी स्टूडेंट उसे उठाने के बाद उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहने लगता है कि जो डिमोनिक बीस्ट के मटेरियल है वो हमारे हो चुके हैं, और ये पहली बार हो रहा है जब हम लोगों ने 4th लेवल के डिमोनिक बीस्ट को कैप्चर किया इस तरीके से। तभी वो उसमें से एक बंदा आता है जिसकी मार पड़ी थी स्टार्टिंग में, वो उससे कहने लगता है सीनियर सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत अमेजिंग। जब इस छोटी सी बच्ची की तारीफ होने लगती है तो वो काफी खुश होती है और कहने लगती है मुझे इस तरीके से सुनना काफी ज्यादा पसंद, मुझे दूसरे को जरा पसंद किया जा रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और सभी के सभी लोग उसे हवा में उड़ाने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं उसकी। तभी टीचर लैंग आगे आगे आती है और उससे कहने लगती है 4th लेवल का डिमोनिक बीस्ट वाकई में काफी हाई लेवल के मटेरियल्स के माने जाते हैं, और तो और मुझे यहाँ पे ये भी पता चला है कि हाई लेवल के जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं वो इस जंगल के अंदर से जा चुके हैं, जिससे कि लोअर लेवल के जितने भी डिमोनिक बीस्ट है उनके रहने का इलाका है वो वहाँ पे उनसे छीन चुका है, जिससे कि सारे के लोअर लेवल के जितने भी डिमोनिक बीस्ट है वो बाहर आने में लगे हुए रहने के लिए। और अब तो 4th लेवल के डिमोनिक बीस्ट है वो भी यहाँ से बचकर निकलने में लगे हुए हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि जो 10,000 डिमोनिक माउंटेन रेंज की जो सिचुएशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी वहां पर एक रेड कलर की एनर्जी निकलते हुए दिखाई जाती है बीच जंगल में। और इसी के साथ ये पार्ट मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सभी को पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, साइनिंग आउट।